दिल्ली में डेरा जमाए बैठे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जाकर आज मुलाकात उन्होंने की। बीते 3 दिनों में दोनों की ये दूसरी मुलाकात है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पार्टी आलाकमान से आने वाले चुनाव के मुद्दे पर बात हुई। चुनाव आयोग जब फैसला करेगा तब उपचुनाव कराए जाएंगे। दरअसल तीरथ सिंह रावत अभी सांसद हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के 6 महीने के अंदर यानी 10 सितंबर तक उनका विधायक बनना जरूरी है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन कोरोना को लेकर फिलहाल उपचुनाव पर चुनाव आयोग ने अभी कुछ नहीं कहा है, रोक लगाई हुई है। इसके चलते तीरथ सिंह रावत की कुर्सी खतरे में लग रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत जैसे दिग्गज नेता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। आगामी चुनाव की दृष्टि से बातचीत, ये सारी चीज़ें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे और वहाँ के लिए नई योजनाएं, नया काम, नया विकास और जो मेरे मन में था कि वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दें, ये काम, इस प्रकार की कुछ बातें मैंने रखी और इस तरह का हम लोग करेंगे। चुनाव को लेकर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, विपक्ष खासतौर से इस पे बड़ा सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये उसका अपना काम है और विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है, होगा नहीं होगा ये सारा चुनाव के उसमें है, चुनाव आयोग के उसमें जो भी होगा। बाकी केंद्र जो तय करेगा, जो रणनीति हमारे सामने रखेंगे, उस रणनीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और मैंने कहा ना कि उस योजनाओं को हम आगे धरातल पर उतारेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का। और हिमांशु, जिस तरह से बयान दिया है यहाँ पर सीएम ने, उससे तो ये लगता है कि बड़ा विश्वास है उनको कि कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन लगातार इन चीजों को लेकर बातचीत चल रही है कि क्या उनकी कुर्सी पर खतरा है। आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या इसमें से जो बयान उन्होंने दिया है क्या कुछ निकाल पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो असमंजस की स्थिति में है क्योंकि 10 सितंबर तक का समय उनके पास है। अगर वो विधायक नहीं बन पाते हैं, जो जिन 2 सीटों पे अभी सीटें खाली हैं जहां उपचुनाव होने हैं उत्तराखंड में, अगर वहां पर चुनाव आयोग अगले महीने तक ऐलान नहीं करता है उपचुनाव की तारीख का, तो 10 सितंबर तक उनके लिए विधायक बनना मुश्किल होगा और उसके साथ ही उनकी कुर्सी पर जो खतरा है वो बना हुआ है। तो जो असमंजस की स्थिति है उत्तराखंड में लीडरशिप को लेकर, वो लगातार बनी हुई है। और तीरथ सिंह रावत से हमने बहुत लंबी बातचीत भी की है। तीरथ सिंह रावत ये मानते हैं कि चुनाव आयोग जो है उसे ये फैसला करना है। कई राज्यों में सीटें खाली हैं, उपचुनाव होना है और अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव आयोग जहाँ जहाँ भी उपचुनाव होना हो वहाँ सब जगह एक साथ एक रणनीति बनाकर और जो स्टेट में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके तारीखें तय करता है। तो उन्हें फिलहाल इंतज़ार है, लेकिन मुश्किल यह है कि उन्हें अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं मिल पाया है, न ही पार्टी हाईकमान की तरफ से और न ही चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस उन्हें मिले हैं कि बहुत जल्दी जो है वो उपचुनाव की तारीख का ऐलान होगा। क्योंकि मार्च में वो मुख्यमंत्री बने थे और मार्च से लेकर जून तक का समय था, करीब 5 महीने का वक्त है जब से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो उपचुनाव की तारीख का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं और इसकी वजह से उनकी कुर्सी पर खतरा जो है वो बना हुआ है। हालांकि साथ में अब जो सूत्र हैं तीरथ सिंह रावत के करीबी सूत्र, उनके मुताबिक अब वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार ही तय करे और केंद्र सरकार, विशेषकर जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी की, उसे अभी एक बड़ा फैसला करना होगा कि उत्तराखंड में आगे क्या रणनीति अख्तियार करनी है। क्योंकि अगर 10 सितंबर तक वो मुख्यमंत्री पद पर अगर नहीं बने रहे और वो विधायक का चुनाव वहाँ पर नहीं कराया गया, जो उपचुनाव होने हैं, तो उसके बाद उनकी कुर्सी पर जो खतरा है वो लगातार बना रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं उनसे मिला भी था और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये तीरथ सिंह रावत के घर के ठीक सामने की हैं और हमें ये बताया गया है कि अगले कुछ ही मिनटों में तीरथ सिंह रावत यहाँ आने वाले हैं और उनका जो 3 दिन का दौरा है वो ख़त्म करके अब वो देहरादून निकल रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ
उनकी मुलाकात हुई है, अमित शाह से भी वो मिल चुके हैं। और मैंने जब उनसे पूछा थोड़ी देर पहले तो उन्होंने कहा कि मैं देहरादून जाकर अपने सेक्रेटरीट जाऊंगा और अपना काम करूंगा। तो वो बेसिकली तीरथ सिंह रावत जो हैं वो अब आखिरकार 3 दिन का अपना दिल्ली दौरा खत्म करके वापस देहरादून जाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब वो देहरादून पहुंचेंगे तो बड़ी तस्वीर साफ होगी कि उनके भविष्य को लेकर जो अटकलें यहाँ दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही हैं वो आगे क्या रूप लेती हैं। मुझे लगता है अभी कुछ घंटे हमें इंतजार करना पड़ेगा। कादम्बरी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली का दौरा समाप्त लग रहा है तीरथ सिंह रावत का, और जैसा हिमांशु बता रहे हैं कि बड़ी तस्वीर उनके वापस अपने राज्य पहुंचने पर ही साफ होगी, जिस तरह से कामकाज वहां पर चलेगा। उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा यह तो तय है कि चुनाव के बाद हिंसा हुई, राज्य सरकार स्थिति भांप नहीं पाई, राज्य सरकार डिनायल मोड में है, यानी सच्चाई से इनकार कर रही है। महिलाओं और नाबालिगों को यौन हिंसा का सामना करना पड़ा। जादवपुर में एनएचआरसी की मदद न करने पर नोटिस है। पुलिस अफसर को कारण बताओ नोटिस मिला है। कथित हिंसा के शिकार अभिजीत सरकार की दोबारा ऑटोप्सी का आदेश दिया गया है। दोबारा ऑटोप्सी कोलकाता के आर्मी अस्पताल में करवाई जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के सवालों का जवाब देने का भी आदेश अदालत ने दिया है। अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी संवेदनशील दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। और सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आया है तो लगातार बीजेपी जो कहती रही है कि हिंसा हुई है और हिंसा को एक बड़े स्तर पर इन्होंने सामने लाया है, क्या यही रणनीति अभी लगातार वहां पर बंगाल में चलेगी? बिल्कुल, जिस तरह से आज आपने देखा भी होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र, पहला सत्र था, उसी में ज़बरदस्त हंगामा हुआ है, वो चाहे राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर हो या फिर आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद भी शुभेंदु अधिकारी की जो प्रतिक्रिया आई वो भी साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी को लग रहा है कि जो अभी तक वो ये बात कहती आई थी उस पर एक तरह से मुहर लग गई है। बीजेपी पहले दिन से ये कह रही थी कि जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद बड़े पैमाने पर उसके जो समर्थक थे, उसके जो कार्यकर्ता थे, उसके जो अपने राजनीतिक दफ्तर थे, उनको निशाना बनाया गया। बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पलायन करना पड़ा, वो भाग करके असम और दूसरे राज्यों में, त्रिपुरा जैसे राज्यों में गए, झारखंड में गए। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत इन्हें निशाना बनाया गया। उसके बाद लगातार बीजेपी अपनी ओर से इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती आई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चुनौती दी गई। साथ ही यहाँ से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक टीम गई थी जिसके साथ हाथापाई की भी खबरें आई, और साथ ही यहाँ से एक अलग से दल भी भेजा गया था छानबीन करने के लिए। खुद बीजेपी ने भी इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर गए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ मुलाकात की थी। तो बीजेपी को लगता है कि आज ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देता है कि किस तरह से राज्य सरकार जो है वो इस हिंसा पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही। और अब जबकि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक हिंसा हुई है, राज्य सरकार की इसमें भूमिका है कि वो एक रॉन्ग फुट पर खड़ी थी और वो डिनायल मोड में नहीं रह सकती है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में राज्य सरकार की और टीएमसी की भूमिका संदिग्ध है। जी अखिलेश, लेकिन एक यहाँ पर सवाल ये भी है कि टीएमसी जो है वो लगातार विपक्ष पर, वहां पर बीजेपी पर भी आरोप लगाती रही है। वो लगाती आई है, लेकिन इस बार जो हिंसा हुई और जो जिस तरह के सबूत सामने आए और इसमें जो पीड़ित परिवार थे उनकी जब कहानियां सामने आई तो ये साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को या तो वोट दिया या फिर बीजेपी का समर्थन किया। तो इसीलिए जो हिंसा एक पहले होती थी विधानसभा चुनाव से पहले की, वो एक अलग तरह का उसका स्वरूप था जिसमें कि राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ा करती थी। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी का ये मानना है कि ये दो तरफा मामला नहीं था, ये एक तरफा था और इसमें टीएमसी की ओर से ही और उसके समर्थकों की ओर से निशाना बनाया गया है बीजेपी समर्थकों, कार्यकर्ताओं को, और एक तरह से उनको सजा दी गई कि उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन क्यों किया। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच हम देख लेते हैं कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं बंगाल में, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। आगे की भूमिका कैसी होगी सर? आगे भी आप लोग पोस्टपोल वायलेंस को लेके? पोस्टपोल वायलेंस इज ए बिग इशू
इट्स ए नेशनल इशू, इसमें कोई खामियां नहीं होगा, इसमें लड़ाई चलेगा, अंत तक चलेगा। और जो अखिलेश बता रहे थे बंगाल विधानसभा की बात, असल में वहां पर सत्र शुरू होते ही बवाल हो गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जैसे ही अभिभाषण शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने हाथ में प्लकार्ड लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। नौबत यह आ गई कि जगदीप धनखड़ अपना अभिभाषण पूरा भी नहीं कर पाए और वो विधानसभा भवन के बाहर आ गए। बीजेपी विधायकों ने लगातार चुनाव के बाद बढ़ती हिंसा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच भी ठनी हुई है। ताजा मामला फर्जी टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। तृणमूल ने फर्जी टीकाकरण के मुख्य आरोपी देवांजन देव के बॉडीगार्ड की 2 तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें से एक में वो देवांजन और दूसरी में राज्यपाल के साथ दिख रहे हैं। हालांकि देवांजन की तस्वीर कई तृणमूल नेताओं के साथ भी है। तो बंगाल में ये राजनीतिक उथल पुथल लगातार चल रही है। ईडी ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की कंपनी से जुड़ी शुगर मिल को अटैच किया है, जिसकी कीमत 65 करोड़ 75 लाख रुपए है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसे जब्त किया गया है। अजीत पवार के अलावा उनकी पत्नी सुनित्रा पवार भी इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। 2019 में दर्ज इस मामले में आरोप है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने सहकारी शुगर मिलों को बहुत ही कम दाम में अपने करीबियों और रिश्तेदारों को बेचा था, जिसमें कई नियमों की अनदेखी भी की गई थी। अजीत पवार जी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की गई है, सीज की गई है। जो भी ईडी की कार्रवाई है वो अपना कानून के तहत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीत पवार जी हों, उनके परिवार के लोग हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। और निश्चित रूप से अगर कोई भी जानकारी ईडी मांगेगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। ये जो मामला चल रहा है ईडी, सीबीआई या और भी केंद्रीय जांच यंत्रणा की तरफ से, ये क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या है मंशा, ये सबको मालूम है। ये सब करने से महाराष्ट्र की सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी, उसका मनोबल गिरेगा, ऐसा किसी को लगता है तो वो भ्रम में है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चाहे आर्मी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अजित पवार के मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एनडीटीवी से कहा कि बीजेपी एजेंसियों के जरिए डराने के काम में जुटी हुई है और इसी के चलते अजित पवार की पत्नी के खिलाफ जांच शुरू की गई है, लेकिन जांच में मिलेगा कुछ नहीं। हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल महाविकास आघाड़ी को लेकर और अजित दादा को, जिस तरह से अजित पवार को ईडी की ओर से जो जानकारी आ रही है उनके खिलाफ और उनके पत्नी के खिलाफ, इसे आप लोग किस तरह से देख रहे हैं बतौर कांग्रेस पार्टी और बतौर महाविकास आघाड़ी में भी आप लोग इसे किस तरह से देखो कि बीजेपी जो केंद्र में बैठी जो सरकार है, ये सरकार ने जिस तरह से दबाव तंत्र का वापर कर कर सत्ता में कैसे हम बने रहे, उसकी जो कोशिश है उनकी जो रहती है, उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मुकुल राय का है, जो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी लगाई, सीबीआई लगाई और उसके माध्यम से उनको बीजेपी में लिया गया। जब उनके ऊपर ईडी चल रही थी तब उनने बहुत घोटाले किए, बहुत उनके पास काला धन है, इस तरह का आरोप किया गया था। लेकिन बीजेपी में जैसे ही वो गए, वो गंगा में नहा लिए। क्या हमारा एक सवाल है कि अमित शाह के लड़के की इनकम ये 100 गुना एकदम बढ़ गई कम दिनों में, तो क्या ऐसा कौन सा जादू उनके पास आया? उनकी भी कंप्लेंट हुई ईडी के पास, तो क्यों नहीं उनकी चौकसी करते? पॉलिटिकली अपने दहशत निर्माण करने का जो काम बीजेपी कर रही है केंद्र में बैठकर, उसी का परिणाम आज अजित पवार के मिसेस के ऊपर जो इंक्वायरी इन लोगों ने शुरू की है, उसी का परिणाम है कि डर पैदा कर कर अपनी राजनीति करने का जो बीजेपी का हमेशा कोशिश रही है, वही कोशिश का ये दर्शन हो रहा है। और मैं आप लोगों को विश्वास देता हूँ कि ये कितना भी इंक्वायरी कर ले,
लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अजीत दादा, उनका परिवार उसमें निर्दोष मुक्त होगा। मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर कल देर रात बड़ी तादाद में रायबरेली पुलिस घुस आई। मुनव्वर राना के परिवार का कहना है कि पुलिस ने घर की महिलाओं और लड़कियों के साथ बदतमीजी की। पुलिस मुनव्वर के बेटे तबरेज की तलाश में आई थी। मुनव्वर राना का रायबरेली में अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर अपने भाइयों से झगड़ा चल रहा था। बीते 28 जून को मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने रायबरेली में अपनी कार पर गोली चलने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलवाई थी। पुलिस ने तबरेज पर गोली चलाने वालों को गिरफ्तार करने के बाद ये खुलासा किया है। आप बिना अलाउ करे आप अंदर को किसने आने दिया आपको? हम लोगों को तो खुद नहीं मालूम कि पुलिस क्यों आई थी, लेकिन पुलिस का जो आने का तरीका था वो लग रहा था किसी बहुत बड़े गैंगस्टर के घर पर वो आ रही है कि एकदम 60-70 आदमियों का आना और 30-35 मेरे घर में डायरेक्ट बेडरूम तक चले गए और मेरी बेटियों से बच्चियों से धक्का मुक्की की और जब मैं मोबाइल छीना क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसके बाद उन्होंने जब ये मांगा, मैंने कहा मोबाइल मेरी बच्ची का दीजिए, वो स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज्यादा बोलेगी तो तुझको भी गाड़ी में डाल कर ले जाएंगे। तो ये पुलिस थी या पुलिस की शक्ल में गुंडे थे। अच्छा, कितने पुलिस वाले आए थे, कुछ आइडिया? 60-70 थे ये। अच्छा, क्या कारण रहा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रायबरेली में एक फायरिंग हुई थी, उस मामले में आए थे, कुछ ऐसा आपको आइडिया? अब वो किसी भी मामले में आए थे तो आपके पास कोई कागज तो होगा ना, आप वो दिखाते जो लीगल प्रोसेस है, वो तो आपने दिखाया नहीं। सरकार से यही कहना है कि पुलिस को रखा जाता है कि वो रक्षा करे, रक्षक भक्षक नहीं बन जाते हैं। अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग को जानकारी मिल गई थी। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधा रुख करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान का। कमाल, जिस तरह से ये खबर आई है, जब ये जानकारी पुलिस को थी जो पूछताछ में उन्होंने हासिल की, उसके बाद देर रात जाने का क्या मतलब है? इस तरह से तलाशी के लिए जाने माने शायर हैं मुनव्वर राना, उनके घर में महिलाओं से बदसलूकी पर क्या कहना है पुलिस का? देखिए, उनके परिवार का आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। अगर उनके बेटे से कोई दिक्कत है या उसने कोई ऐसा काम किया है जो गलत है या गुनाह है, तो पुलिस जो है उसको ढूंढ सकती है। लेकिन उसके लिए आधी रात के बाद एक इतने बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनको तमाम अवार्ड मिले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है, उनके घर को घेर करके इस तरह अंदर घुस जाना। उनकी बेटी का कहना था कि कोई वहाँ पे महिला पुलिस भी नहीं थी और जब उन लोगों ने आपत्ति की तो बाद में महिला पुलिस एक लेकर के वो लोग आए और वो बेडरूम में घुस गए बहुत इतनी बड़ी तादाद में। अगर उनके बेटे ने, मान लीजिए, ये झूठ आरोप भी लगा दिया हो कि किसी ने मेरे ऊपर हमला किया, तो बेटे ने किसी की हत्या नहीं की थी। बेटा आतंकवादी नहीं है, बेटे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जिसको पकड़ने के लिए 50-60 लोग किसी के घर में आधी रात को घुस जाएं। तो ये बहुत हैरत की बात है, क्योंकि जहाँ पे उनको पकड़ना चाहिए वहां तो वो पकड़ने के लिए जाते नहीं। ठीक है, अगर ये साबित हो गया कि उनके बेटे ने किसी अपने पारिवारिक कारण से कुछ लोगों से अपनी गाड़ी के ऊपर गोली चलवाई और कह दिया कि कोई दूसरे लोगों ने चलवाई, लेकिन इसके लिए किसी कितने बड़े शायर के घर में आधी रात में घुस जाना, जिस तरीके से वो लोग आए, उनके परिवार को उसके ऊपर आपत्ति है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब में बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए आज और कल हफ्ते में 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य में भारी बिजली संकट को देखते हुए ये फैसला किया गया है। कई जिलों में 10 से 15 घंटों का बिजली कटौती है।
बिजली की कमी से किसान भी परेशान हैं। धान की रोपाई का समय है और उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों में काम का समय घटाने का भी ऐलान किया है। सरकारी दफ्तरों में अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम होगा। साथ ही दफ्तरों में एसी बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं। बिजली संकट के विरोध में आज अकाली दल ने प्रदर्शन भी किया है और अब विपक्ष बिजली के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आया है। अकाली दल ने मानसा, मोगा, मोहाली, रोपड़ में विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर पहले से ही सही दिशा में काम हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा है, बिजली की लागत कटौती, बिजली खरीद समझौते की सच्चाई और कैसे पंजाब की जनता को मुफ्त और 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। अगर हम सही दिशा में काम करते तो पंजाब में पावर कट या मुख्यमंत्री के लिए दफ्तर का समय या आम लोगों के एसी के इस्तेमाल को बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब नेशनल ग्रिड से काफी सस्ते दाम पर बिजली खरीद सकता है, लेकिन बादल के दस्तखत किए बिजली खरीद समझौते पंजाब के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। माननीय अदालतों ने संरक्षण मिलने के कारण पंजाब इन पीपीए से दोबारा मोलभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसका भी एक रास्ता है। पंजाब विधानसभा नेशनल पावर एक्सचेंज में उपलब्ध कीमतों के आधार पर बिजली के दाम तय करने के लिए एक नया कानून ला सकती है जो बीते समय से प्रभावी हो। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली। 8 से 10-10 घंटे बिजली की कटौती की रिपोर्टें हर जगह से आ रही हैं और कई जगह लोग विरोध प्रदर्शन में या तो हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं या सड़कों पर बैठ रहे हैं। और इस बिजली की कटौती का सबसे ज़्यादा असर अगर पंजाब में कहें तो किसानों पे पड़ रहा है, क्योंकि धान की रोपाई का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में 10 जून के बाद से रोपाई शुरू होती है और गर्मी में अक्सर ये होता है कि धान के जो खेत होते हैं, रोपाई का ये स्टेज ऐसा है जिसमें आपके पूरे खेत में पानी की कंटिन्यूअस सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। पानी किसान कहाँ से लाते हैं? ट्यूबवेल कनेक्शन से निकालते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है या जो ज़मीन के अंदर का पानी है उसको खींचने के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए हैं। उस ट्यूबवेल कनेक्शन पे बिजली जो है वो 8 घंटे की फ्री सप्लाई अनइंटरप्टेड दी जाती है सरकार की तरफ से हर साल। लेकिन इस साल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो पानी से बिजली खींचने का जो प्रोजेक्ट है, उन हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के जो रिजर्वायर होते हैं वहां पर भी पानी का लेवल कम है पिछले साल के मुकाबले, अगर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बात को समझें तो। इसके अलावा वैसे ही गर्मी है तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई और जनरेशन और डिमांड में जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है। पंजाब अपनी जो बिजली पैदा करता है और जितनी सप्लाई है दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस वजह से अलग अलग जगहों पर कटौती की जा रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि वो तैयारियों में लगी है कि किसी तरह जो है इस कटौती को कम किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानी है हर तरह के लोगों को देखनी पड़ रही है। और इसी बीच सियासत भी तेज़ हो गई है। अकाली दल जो है जब सरकार को घेर रहा था उसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू आ गए और उन्होंने दोनों पे अटैक कर दिया। सरकार को ये कह रहे हैं कि आपको एसी वगैरह बंद करवाने की ज़रूरत नहीं है सरकारी दफ्तरों में, बल्कि जो प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट्स के साथ पावर परचेजिंग अग्रीमेंट सरकारों ने पिछली सरकारों ने साइन किया है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू और गांधी परिवार के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद ये सूत्र बता रहे थे कि सिद्धू को कहा गया है कि वो शांत रहें, मीडिया में स्टेटमेंट ना दे या सरकार पे इस तरह का कटाक्ष ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू कॉन्फिडेंट हैं या गांधी परिवार की तरफ से उनको ऐसी पीठ थपथपाई गई है कि वो फिर भी अमरिंदर सिंह या राज्य सरकार पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक मुश्किलें अब विपक्ष के साथ साथ उनके पार्टी के मंत्री और गठबंधन में शामिल बीजेपी विधायक भी बढ़ा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। सहनी ने कहा है अफसर उनकी सुनते नहीं हैं, वो जनता का काम नहीं करा पा रहे, ऐसे में मंत्री रहने का क्या मतलब है, इसलिए वो इस्तीफा देंगे। सहनी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। मांझी ने कहा है कि उन्होंने ये बातें एनडीए विधायक दल की बैठक में पहले भी उठाई हैं। जब तक विधायकों और मंत्रियों का सम्मान अधिकारी नहीं करेंगे तब तक असंतोष बढ़ेगा। वहीं दूसरे बीजेपी विधायकों ने दूसरे तरह का आरोप लगाया है। बीजेपी के 2 विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और हरिभूषण ठाकुर बचोल ने आरोप लगाया है कि इस बार जून महीने में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्रियों ने जमकर पैसा कमाया।
हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। के पास आपने बात रखी थी क्या इससे पहले? उनको सारा बात पता है। क्यों ऐसा क्या हो गया तब फिर ऐसा उन्होंने, इसका मतलब कि उनके ऐसा है तब तो अफसर इतना अब उतना हम नहीं जानते, हम इस्तीफा कर रहे हैं। जिसको भी कलेजा में ताकत होगा वो एमएलए मंत्री नहीं बनना चाहेगा। जब हम जनता का काम ही नहीं करवा सकते हैं, जो मुख्य काम है हम लोग का, काम कोई एमएलए मंत्री अपने कलम से तो नहीं करेगा। लिख के कहीं अनुशंसा भेजेगा, किसी को फोन करेगा, और कोई सुनेगा ही नहीं। सत्ता के विधायक मंत्री हैं। अब कौन सत्ता और ये सब छोड़िए बात, हम इस्तीफा दे रहे हैं, बात खत्म। उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करे। तो पहले भी हम कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस पर तंज कसा है, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरे खेल को लेकर एक नया बखेरा शुरू हुआ है। पहले मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा देने की पेशकश की और अब सत्तारूढ़ गठबंधन, खासकर भाजपा के कई सारे विधायक हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं। ज्ञानू जी, आप लोगों की किस बात को लेकर नाराजगी है? देखिए, किसी व्यक्तिगत नाराजगी कोई सरकार या किसी व्यक्ति से नहीं है, वो सिस्टम से है। जिस तरह से सिस्टम इतना करप्ट हुआ इस ट्रांसफर पोस्टिंग में, जिस तरह से मंत्री लोगों ने जिस तरह से पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया, हम तो खास करके कह रहे हैं कि भाजपा के 80% मिनिस्टर ने जम के पैसा लिया ट्रांसफर पोस्टिंग में। और समझिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह रोकना भी चाहे थे, नहीं रोक पाए। इस तरह से लोग मजबूत हो गए हैं इधर सरकार के, ये कि सरकार थोड़ी ये हुई है, उसके बाद मिनिस्टर लोग मजबूत ये हो गए हैं। किस तरीके, क्या पैसे का क्या खेल चला? कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग चेंज करके, जिसका प्रपोजल है, जिसको होना है, बुला के, कुछ लोग तो अपने गए, कुछ लोगों को चेंज, कुछ लोगों का जो एमएलए का रिकमेंडेशन था, एमएलए रिकमेंड किया किसी अफसर के लिए, तो उसको फोन कर के बुला के तुम इतना पैसा दो, विधायक जी के रिकमेंडेशन से नहीं होगा, इतना पैसा दो तो करेंगे। इस तरह से इस बार अरबों रुपया वसूला गया। तो ये बहुत संगीन मामला है। बहुत ये है, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। मोदी जी और नड्डा साहब, अमित शाह जी लोग अपना साफ सुथरा ये इमेज की दुहाई देते हैं कि नहीं हमारा ये है। निश्चित केंद्र में इस तरह का नहीं है, लेकिन उनको स्टेट का ये होगा, स्टेट में इस तरह से लोग पार्टी के लोग घपलेबाजी करेंगे, जो पैसा चंदे के पैसे को लूटपाट करेंगे, तो उसमें पार्टी पर भी ये पड़ेगा, खराब प्रभाव पड़ेगा उसका। लेकिन बिहार में, हम फिर से बिहार में लौटते हैं कि बिहार में जो भी मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो आपका आरोप है, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री यहाँ थे नहीं, मुख्यमंत्री बाहर थे, थोड़ी उसका भी असर पड़ा। और दूसरी बात कि भाजपा के मंत्रियों पर जो कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह से तो बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरह के मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री का इमेज खराब हो रहा है इससे। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फोन तक नहीं उठाते हैं, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक टीकाकरण केंद्र पर भगदड़ मच गई। इस टीकाकरण केंद्र पर 250 लोगों को टीके लगने थे, लेकिन पहुंच गए करीब 1000 लोग। इसके चलते हंगामा हुआ और बहुत से लोग जबरन टीकाकरण केंद्र में घुस गए। इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और 250 लोगों को टीका लगवाया। कोरोना वैक्सीन लगाने में तमाम तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन उनके पास वैक्सीन लग जाने के मैसेज और सर्टिफिकेट आ गए हैं। वैक्सीन लगाने में गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। ये गाजियाबाद नगर निगम में बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भारती हैं। निगम के टीकाकरण केंद्र पर 24 जून को ये अपने बेटे और पत्नी के साथ टीका लगाने गए। पत्नी को टीका लग गया, लेकिन देवेंद्र और उनके बेटे को टीके की कमी के वजह से बिना टीका लगाए वापस लौटना पड़ा। पर 28 जून को उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि आपका टीकाकरण हो चुका है। जब उन्होंने आरोग्य सेतु पर इसे चेक किया तो उनका और उनके बेटे का टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी आ चुका था, जबकि टीका उन्हें अभी तक नहीं लगा है। उनका आरोप है कि सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं। देवेंद्र ने निगम के कमिश्नर से मिलकर भी अपनी आप बीती बताई है। ये साहब टिकट निकल कर आया। अच्छा। और इसी में साथ मेरे बेटे का भी आया ये। अच्छा, जबकि दोनों लोगों को टीका नहीं लगा। दोनों लोगों को टीका नहीं लगा। अच्छा, तो और शिकायत आपने की कहीं? अब शिकायत तो मैं करूं, लेकिन जब सीएमओ साहब फोन ही नहीं उठाते, 3 महीने से मेरा फोन नहीं उठाया। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनता ने मुझे चुन के भेजा है। जनता को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शिकायत लेकर आप डीएम के पास जाएंगे? डीएम के पास जाऊंगा मैं। अब मैं कहाँ लगवाऊँ टीका? बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भारती नहीं बल्कि मेरठ के दीपक के साथ में भी यही हुआ है। दीपक ने अपनी बुजुर्ग मां के लिए मेरठ में टीके का स्लॉट बुक कराया, लेकिन बुखार आने की वजह से वो गई नहीं। पर दूसरे दिन दीपक के मोबाइल पर उनके टीका लगाने का मैसेज आ गया। अब वो शिकायत करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। मैसेज और आता है, उस मैसेज में ये आता है कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट भी आपके माताजी के नाम से मिल गया? हाँ, लगाने वाली प्रीति है, कोई नर्स होंगी वहाँ पे, वो उन्होंने लगाया है, लेकिन मेरी मदर वहाँ गई नहीं। मैं इस बात में को कई बार बोला भी था कि मैंने वहाँ जाकर बात करूँ, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि बात ही नहीं हो पाई इस बारे में। टीका लगा ही नहीं। हाँ। तो ये सर्टिफिकेट इशू क्यों हुए? एक तरफ सैकड़ों लोग टीका लगाने के लिए धक्के खा रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद टीके की कमी से नंबर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ बिना टीका लगे ही लोगों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र मिल रहा है। अंदर खाते स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आधार नंबर नोट करवाने के चलते ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन ऐसी धांधली बड़े पैमाने पर नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जांच करवाने की बात कह रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र कोई जारी हुआ है और कोई गलती हुई है तो इस पर बहुत सख्त सजा दी जाएगी। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई, आपके संज्ञान आई है तो मैं इस पर जांच करवाऊंगा। फिलहाल वैक्सीन की कमी के बावजूद ज्यादा वैक्सीन लगाने के दबाव में ये गलतियां हो रही हैं या बड़े पैमाने पर ऐसी धांधली हुई है, ये पुख्ता तरीके से तभी पता लग सकता है जब इसकी जांच हो। कोरोना टीकाकरण के ऐसे तमाम केंद्रों पर आपको नेता की फोटो दिखाई देगी और गड़बड़ी होने पर अधिकारी के नंबर दिए जाते हैं, लेकिन जब कोई शिकायत लेकर आप कोरोना टीकाकरण की जाएंगे, नेता के पास जाएंगे तो वो अधिकारी के पास भेजेगा, और जब आप अधिकारी के पास में जाएंगे तो वो इन गड़बड़ियों का ठीकरा वेबसाइट पर फोड़ता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि कोरोना टीकाकरण के संबंध में जो भी उसके पास शिकायतें आएँ उसको गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। गाजियाबाद से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु से सटे चिकबल्लापुर में इन दिनों ड्रोन्स का खास परीक्षण चल रहा है। अगर सफल रहा तो दूर दराज के इलाकों के साथ साथ दुर्घटना की जगह और हाईवे पर इमरजेंसी में दवाइयां वक्त रहते पहुंचाई जा सकेंगी। हालांकि फिलहाल इसका ज्यादा इस्तेमाल वैक्सीन को लाने ले जाने में किया जा सकता है। कुछ बड़े अस्पताल इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। ये नई उम्मीदों की उड़ान है। जो बॉक्स इसमें रखा गया है उसमें कुछ भी हो सकता है। दवा, खून, वैक्सीन, मेडिकल उपकरण यानी इंसान की जान बचाने से जुड़े उपकरण या ऐसे ही दूसरे सामान। इसका नाम है मेटकॉप्टर यानी
दवा और इमरजेंसी उपकरण ढोने वाला ड्रोन। अनएसेसिबल एरिया में हम मेडिसिन डिलीवरी करना है, नहीं तो एक फर्स्ट एड किसी को देना है ना एक्सीडेंट साइट, और ना हाईवे में भी किसी लोकेशन पे आपको फर्स्ट एड किसी को करना है, इसका ज़रूर और ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। देश में ड्रोन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह दवा और जीवन रक्षक सामान पहुंचाने की ये कोशिश पहली बार हो रही है। 100 घंटे का परीक्षण यहां किया जाना है, जिसमें 1 महीने से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। एक बार चार्ज होने पर तकरीबन 1 घंटे तक ये ड्रोन उड़ सकते हैं। डिलीवरी होने तक हर बारीक पहलू पर कंट्रोल रूम से बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट नाम के इस ड्रोन ट्रायल पर नजर रखी जाती है। हम ट्रायल 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में कर रहे हैं। इसका रेंज बढ़ाया जा सकता है 60 से 100 किलोमीटर तक, लेकिन रेंज के साथ साथ ड्रोन का साइज भी बढ़ेगा। 2 से 5 केजी पेलोड ये उठा सकता है। कोल्ड स्टोरेज डिलीवरी भी किया जा सकता है ड्राई आइस के साथ। तेज हवा और बारिश में ड्रोन के लिए चुनौती बढ़ जाती है। कुछ बड़े अस्पताल इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। परीक्षण पूरा होने के बाद सिविल एविएशन और डीजीसीए की इजाजत मिलने पर इसका इस्तेमाल शुरू होगा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कंपाउंड में ड्रोन देखे जाने की खबर आई है। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पाकिस्तान सरकार से इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security.